करीब 1.5 साल से ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, ये जंग कब खत्म होगी। इसका जवाब मिल नहीं रहा, लेकिन हर दिन युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब ये स्थिति निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों मॉस्को बदले की आग में जल रहा है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं समीर अब्बास और विपिन चौबे। चलेंगे तमाम सहयोगियों के पास भी। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब विनाशक मोड़ पे पहुंच चुकी है। जी हां, कुछ घंटों में यूक्रेन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दी। यूक्रेन ने रूस में घुसकर 8 शहरों में तबाही मचाई, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन इंतकाम लेने का प्लान बना रहे हैं। मॉस्को की सीक्रेट फाइल से यह खुलासा हुआ है। बहुत डराने वाला यह खुलासा है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन समेत नाटो को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बड़े हमले की तैयारी है। जी, और ये दावा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है रवि। ये भी पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और पुतिन का ये गुस्सा आने वाले वक्त में परमाणु हमले में भी तब्दील हो सकता है। पुतिन की विध्वंसक रणनीति का आज हम करने जा रहे हैं खुलासा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपके सामने। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व जनरल ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की सलाह दे दी है। यूक्रेन को जवाब के लिए परमाणु हमला किया जाए, ये बातें तक होने लगी हैं। पश्चिमी मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि रूस में बड़े बड़े अधिकारी, पूर्व जनरल अब सीधे सीधे एक तरह की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन ने जो किया है उसका अंजाम उसे परमाणु हमले के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त जहन में यह आ रहा है कि यूक्रेन पर क्या वाकई परमाणु बम तो नहीं गिरा देंगे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन को सलाह इस वक्त उनके अपने मुल्क में बड़े बड़े एडवाइजर्स क्या दे रहे हैं, ये देखिए। यूक्रेन से हमले का बदला लो। हालांकि यह दावा पश्चिमी मीडिया का है, लेकिन इस तरह की खबरें रूस में आम हो चली। पूर्व जनरल कह रहे हैं कि परमाणु हमले का यह बिल्कुल सही और मुफीद वक्त है, क्योंकि यूक्रेन ने जो किया है उससे बदला लेना ही चाहिए। यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएं, ये आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं, पूर्व अधिकारी कह रहे हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में बदले की मांग पुरजोर तरीके से उठती नजर आ रही है। पूर्व सैनिक और सांसद भी बदला लेने की मांग कर रहे हैं और इस तरह की एडवाइस लगातार पुतिन को दी जा रही है। वो पुतिन जो पहले ही गुस्से की आग में जल रहे हैं। रूस के लोगों में यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि रूस के अंदर घुसकर अब तमाम हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और यही विपिन अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल समीर, देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार रूस से यूक्रेन में परमाणु हमले की मांग उठी है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। और इन स्थितियों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, एक्सपर्ट व्यू देने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एयर कमोडोर एसपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोई सर, सबसे पहला सवाल आप ही से, पुतिन से क्या एक्सपेक्ट किया जाए ऐसे हालात में जब ड्रोन अटैक की फ्रीक्वेंसी अचानक से यूक्रेन की तरफ से बढ़ी है? बिल्कुल रवि, जो बात इस समय ये चल रही है कि ड्रोन अटैक पहले भी होते रहे, इनफैक्ट क्रेमलिन तक, मॉस्को तक अटैक हुआ है, लेकिन इस बार देखा जाए तो बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है। 7-8 जगहों पर एक साथ हमला किया गया, उनके एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और 7 जहाज नष्ट किए गए, यानी कि ये एक बहुत बड़ा हमला है। और यही कारण है कि अगर देखा जाए तो रशिया में, जैसा भी आप दिखा रहे थे, गुस्से की लहर है, क्योंकि एक तरह से रशिया की संप्रभुता पर, उनकी आज़ादी पर, उनकी सुरक्षा पर ये एक तरह से अटैक है, जिसके लिए वाकई में देखा जाए तो किस कदम तक आगे जाते हैं वो देखा जाएगा। कहीं ना कहीं यूक्रेन का ये रुख ये भी बता रहा है कि आर या पार के मूड में अब यूक्रेन भी है नाटो के दम पर। सिंह साहब, ये जो पेस्तोव एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, जिसका जिक्र सोए साहब ने भी किया, रूस के अंदर घुसकर उनके एयरपोर्ट पर खड़े उनके एयरक्राफ्ट को
बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ये अपने आप में कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है परमाणु युद्ध की शुरुआत का? देखिए, परमाणु युद्ध की तो बात मैं नहीं करूंगा, पर ये बात ज़रूर है कि ये बहुत बड़ा हमला है, और ऐसे हमले अगर किसी एयरबेस पर किए जाते हैं जो डिफेंडेड होते हैं, उस पर हमले के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आपको चाहिए, तो ये यूक्रेन के पास अवेलेबल नहीं है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि यूक्रेन को ये इंटेलिजेंस जो है वो या तो यूएस के थ्रू दी जा रही है या नाटो कंट्री के थ्रू। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी, और MI6 ने मदद की उसके बाद इस हमलों का। एब्सोल्युटली। तो ये इंटेलिजेंस के बाद फिर कोऑर्डिनेट अटैक, जैसे भी सोई साहब ने बताया, ऐसे कोऑर्डिनेट अटैक के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग आप बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। और देखिए, यूक्रेन ने फिर किया रूस में घुसकर हमला, जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में ड्रोन से हमला किया है। क्रीमिया के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी। लगातार क्रीमिया को निशाना बना रहा है यूक्रेन। तो यूक्रेन की तरफ से ये हमला, और देखिए तस्वीरें आई हैं क्रीमिया से। क्रीमिया के कई इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई दी। यहां पर एक के बाद एक कई अटैक किए गए। क्रीमिया को निशाना बना रहा है यूक्रेन, और आपको ध्यान होगा हर बार क्रीमिया यूक्रेन के लिए सबसे टॉप पे रहता है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की क्या मंशा है, क्या रणनीति है, ये छुपी हुई बात नहीं है। बहुत स्पष्ट युद्ध नीति है क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की। एक बार फिर से क्रीमिया में ये एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए। तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर क्रीमिया, जी हां, 20 अगस्त 22 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग समय पर देखिए किस तरीके से ये हमले हुए हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक के माध्यम से। तो सीरियल ड्रोन अटैक किए गए और 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। ये वो तारीखें हैं जब ड्रोन के जरिए ये हमले किए गए। देखिए, अब इसको समझते हैं 20 अगस्त और 12 अगस्त को क्या हुआ था। S-200 से मिलिट्री बेस पर हमला किया गया और ब्रिज पर 14 ड्रोन, 2 मिसाइल दागे गए। ये जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं हम आपको, अलग अलग तारीखें, 30 अगस्त, 1 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त और 30 अगस्त, अलग अलग तरीके से ये क्रीमिया पर हमले किए गए। ये देखिए 1 अगस्त की जो हम बात कर रहे हैं, नेवल बेस को निशाना बनाया गया। 5 अगस्त को रूसी टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया गया। 12 अगस्त को ब्रिज पर अटैक किया गया और 14 ड्रोन इस पर अटैक किए गए। 14 ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया, 2 मिसाइल अटैक किया गया। और 20 अगस्त को S-200 से मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। 22 अगस्त को 2 ड्रोन से हमले किए गए और 30 अगस्त की बात करें, सीरियल ड्रोन अटैक हुआ है, जो फ्रेश अटैक हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक क्रीमिया का पूरा अटैक प्लान था, और जो दिखाई दे रहा है कि पूरा एक सीक्वेंस नजर आ रहा है इस अगस्त के महीने में। तो क्रीमिया पर हमला क्यों, यह भी समझना बहुत जरूरी है। रूस को क्रीमिया में फंसाने की यह कोशिश है ताकि रूस क्रीमिया में ज्यादा ताकत लगाए। क्रीमिया रणनीतिक रूप से काफी अहम है। क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश का यह एक मैसेज भी है, यह एक संदेश भी है। इसलिए क्रीमिया को फिर से टारगेट किया गया और ड्रोन से यह हमले किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ताकत है रूस की, उसको बांटा जाए। रणनीतिक रूप से क्रीमिया अहम भी है, और रूस अगर वहां इंगेज होता है तो रूस की शक्ति भी जो है वो बिखरती दिखाई देगी। राजेश सर, ये रणनीति दिखाई दे रही है, ये ड्रोन अटैक की जो पूरी की पूरी रणनीति दिखाई दे रही है, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरा एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। इससे क्या निकलता नजर आ रहा है? क्या वाकई में यूक्रेन रूस को यहां हेविली इंगेज करने में सफल हो पाया है या हो पाएगा, लगता है आपको? देखिए, उनका जो काउंटर ऑफेंसिव था वो डिफेंसिव फोर्सेस की चलते हुए काफ़ी बॉकडाउन हो गया था। तो ज़रूर ये उनकी रणनीति है। क्राइमिया में ही नहीं, जैसे आपने पहले बताया अपने प्रोग्राम में, रशिया में कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है। तो जो रिजर्व्स हैं रशिया के, वो उनको टाई डाउन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो काउंटर ऑफेंसिव है, क्योंकि अंत में जो है हमें जमीन तो लेनी ही लेनी है, और अगर जब तक हम जो उनके रिजर्व्स हैं उनको टाई डाउन नहीं करेंगे तब तक उन्होंने देखा है कि कितनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है। अगर प्रोग्रेस यूक्रेन की तरफ से मैसेज सीधा सीधा यही है क्या कि क्रीमिया को हम वापस लेकर आएंगे, कम से कम संदेश देने की कोशिश है। संदेश तो है, पर संदेश का ये डिसेप्शन भी हो सकता है कि हम क्रीमिया को लेंगे और हमारा एक्चुअल अटैक जो है कहीं और होगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन देखिए, इस बीच एक अहम खबर, रूस के स्कोप में ड्रोन हमले का वीडियो अब हमारे पास आ गया है। रूस के पश्चिमी शहर स्कोप पर हमला किया गया है
और सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। टारगेटेड अटैक इसे आप कह सकते हैं। रूस भी ये मान रहा है। यूक्रेनी हमले के बाद यहां पर आग लग गई। 4 IL-76 सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये रूस ने जानकारी दी है। यानी यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर घुसकर इन हमलों को जिस अंदाज में अंजाम दिया गया है, उसके बाद रूस को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इन ताजा हमलों में हुए नुकसान की पुष्टि रूस की तरफ से कर दी गई है। ताजा जो ड्रोन अटैक हुआ है स्कोप में, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इन हमलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपनी युद्ध की रणनीति बदली है। कैसे, समझिए। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज हुए हैं। ब्लैक सी में रूसी जहाजों को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। रूस के स्कोप शहर पर पहली बार ड्रोन अटैक हुआ है और ये हमले पूरी तरह से कामयाब रहे अगर यूक्रेन के नजर से देखा जाए तो। दक्षिण में ओरियोल शहर में ड्रोन से अटैक हुआ। रियाजान और कलुगा तक यूक्रेन अब हमले कर रहा है। ब्रांस शहर में लगातार यूक्रेन के निशाने पर हैं तमाम इलाके। अब बड़ा सवाल ये कि स्कोप में हमले के पीछे कौन है। स्कोप शहर से सेंट पीटर्सबर्ग केवल 300 किलोमीटर दूर रह जाता है। एस्टोनिया लिथुआनिया बॉर्डर पर स्थित है ये रूस का शहर और इस पर हमले किए गए। स्कोप शहर यूक्रेन के कीव से सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन का दावा उसके 500 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए। यूक्रेनी मंत्री माइखाइलो फेडोरेव ने यह जानकारी दी है। अब सवाल यह है कि रूस पर हमले आखिर कहां से हो रहे हैं, कौन है जो यूक्रेन की इन हमलों में मदद कर रहा है। रूसी सीमा के बॉर्डर वाले इलाके में रूसी दुश्मनों को कौन पनाह दे रहा है। वो कौन से देश हैं जो अपनी जमीन से रूस पर हमले की इजाजत दे रहे हैं। ये अपने आप में रवि बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने जिस तरह से इस युद्ध में किया है, उसने अब तक की युद्ध की जो रणनीति रही है उन सबको नए तरीके से परिभाषित किया है। अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन कौन कौन से ड्रोन का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कर रहा है, किन किन ड्रोन्स का इस्तेमाल वो इस वक्त रूस को डराने के लिए कर रहा है। इसको हम समझते हैं फिनिक्स घोस्ट 6 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है। और स्विच ब्लेड 640 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है, एक लंबी दूरी है। एरोवेरोनमेंट क्वांटिक्स 20 किलोमीटर तक हमले में ये सक्षम है। और आपको बताएं, अगला जो ड्रोन है जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, एंथलोन एविया A1, ये 50 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। लेलेका 100 स्ट्रोक ये 40 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। यानी कि जितने भी ड्रोन हैं 50 से 40 किलोमीटर इजीली डीप जाकर रूस में हमला करने में सक्षम है। और यही वजह है कि यूक्रेन ने अब तक इन ड्रोन्स के जरिए रूस को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शुरू में आपको याद होगा कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई। अब वो कोशिशें साफ तौर पर दिखने लगी हैं कि वो अब वाकई में रूस को हिट कर रहा है। बिल्कुल रवि, और 18 महीनों की जंग के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह से यूक्रेन जिस तरह से ड्रोन हमले कर रहा है और 10-10 शहरों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। थापर सर, ये बताइए ये हमले किस तरह से यूक्रेन जाहिर क्या करना चाहता है। और अभी तक के युद्ध में यह देखा गया था कि कल तक जो यूक्रेन अपनी जमीन को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, अब वो रशिया के अंदर घुस के मॉस्को तक मार कर रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन्स की है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ साफ दिख रही है कि यूक्रेन को जो सैन्य सामग्री चाहिए उसे मिल रही है और उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा है वो रशिया के अगेंस्ट। और वीज़ा वी रशिया को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपने रिजर्व्स में डिप करना पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया तक जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जितने चाहिए, परसों $250 मिलियन की एड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो यूक्रेन अब इसको फैला रहा है, रशिया को हर डायरेक्शन में अटैक कर रहा है ताकि रशिया की फोर्सेस जो थिन हैं थोड़ी सी ग्राउंड में वो फैल जाएं। अभी बेसिकली वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है दोनों साइड से। आप देख रहे होंगे कि हमले कम हो रहे हैं और एयर अटैक्स और मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक
ज़्यादा हो रहे हैं। ये इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी विल को तोड़ा जाए, उनके मोराल को डाउन किया जाए। बिल्कुल। और देखिए बड़ी खबरें कुछ आ रही हैं वॉर जोन से, जल्दी से उन पर नजर डालते हैं। कीव पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। रूस ने कीव पर दागी कई मिसाइलें। यूक्रेन ने रूस की 20 मिसाइलों को तबाह किया है। एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किए मिसाइलें। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने लिया बदला। और बड़ी खबर, रूस के कीव पर हमले का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कीव में अस्पतालों में, कीव के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। धमाके के मलबे से पूरा का पूरा कीव शहर जाम हो गया है और कीव पर रूस ने 40 मिसाइलों से अटैक किया है। यूक्रेन का 28 मिसाइलों को मार गिराने का इस बीच दावा भी सामने आया है और इन मिसाइल अटैक्स में बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों से लेकर आम लोगों के घायल होने की खबर है। इसीलिए कीव के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, राजधानी कीव में कैसे एक रात में 48 मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि 28 मिसाइलों को मार गिराने का यूक्रेन दावा भी कर रहा है, लेकिन बिल्कुल, तो भयावह तस्वीरें इस वक्त हमलों की सामने आ रही हैं। यूक्रेन को रूस की बारूदी धमकी। जी हां, रूस पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है। ड्रोन हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। यानी रूस का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। तमाम यूक्रेनी हमलों की वजह से जिस तरह से जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। रूस में ड्रोन हमला, पुतिन का बारूदी बदला। अब होगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम आपको पूरी रूपरेखा समझाने की कोशिश करें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। मॉस्को, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला और इसके बाद कलुगा, स्कोव, ओरियोल, सेवेस्तोपोल, यानी वो तमाम इलाके जिसे यूक्रेन ने बनाया है निशाना और की है बड़ी तबाही। सबसे ज्यादा तबाही स्कोव में हुई है, जहां पर 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान बर्बाद कर दिए गए, Tu-22 बॉम्बर पर हमला किया गया। रूस ने विध्वंसक बदले की इसी के बाद चेतावनी दी है। इसलिए विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा की धमकी यूं ही नहीं कही जा सकती। ड्रोन अटैक करने वालों को हम ढूंढ कर खत्म करेंगे, वो ये कह रहे हैं। बदले का ट्रेलर राजधानी कीव में दिखा, यानी रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से रूस की सीमाओं के अंदर घुसकर यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया है, उसका जवाब कीव में जोरदार हमलों के जरिए संजय स्वाय साहब दिया गया है। रूस ये मान रहा है। लेकिन क्या बात यहीं तक सीमित आपको नजर आ रही है या फिर इस बार बहुत आगे तक जाती हुई दिख रही है? समीर, यहाँ 2-3 बातें निकल के आई हैं बड़ी क्लियर। एक तो देखा जाए तो रशिया भी डिफेंसिव मोड में था, नंबर 1, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से काउंटर ऑफेंसिव स्टॉल हो गया था ऑलमोस्ट। दूसरी बात ये, यहाँ कहीं ना कहीं रशिया के एयर डिफेंस का फेलियर भी नजर आता है कि अगर एयरपोर्ट पर जाकर 7 जहाज खड़े जहाज़ों को बर्बाद कर देते हैं जबकि जंग का माहौल है, तो कहीं ना कहीं पे ये एक फेलियर है जिसको अभी वो ऑफेंसिव एक्शन के द्वारा एक बयानबाजी भी आ रही है कि ड्रोन जिसने किए अटैक किया उनको बर्बाद किया जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ उनको तबाह कर दिया जाएगा। और वाकई में कीव के ऊपर अटैक किया। यहाँ पे कीव के भी मैं एयर डिफेंस की बात करता हूँ कि अगर आप देखें वहाँ पेट्रियट सिस्टम डिप्लॉयड है, कीव के ऊपर बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, फिर भी अगर रशिया इतनी तबाही मचा सकता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फेलियर है उनके और रशिया ने उसका तोड़ निकाल लिया है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन कह रहा था खाली 2 आदमी कैजुअल्टी हुए, 2 में तो खून की कमी कैसे हो गई? ये सब प्रोपेगेंडा है कि उनका बड़ी तबाही हुई है तो नेचुरली, और कैजुअल्टी वो उनका बयान आ रहा था 2 मरे, तो यानी कि तबाही हुई है। वो बयानबाजी के अटैक को फेलियर दिखाने यानी कि दुनिया को अलग तस्वीर वो दिखा रहे हैं, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो बड़ा है। और देखिए, रूस एयरबेस तबाही की पहली तस्वीर, रूस के एयरबेस पर तबाही की जो पहली तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। तबाह रूसी विमान की पहली तस्वीर रिलीज हुई है और आपको हम दिखाएंगे जो रूसी
IL-76 जो जल गया था बुरी तरह से, उसकी तस्वीर सामने ये देखिए, ये वो तस्वीर है। हमले में अब तक 6 IL जल चुके हैं और उसकी ये तस्वीर ये नजर आ रही है जो हमला हुआ था और जिसमें तबाही हुई थी। तो एक मेजर अटैक और बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जिसमें सफलता भी नजर आ रही है। और लगातार पुतिन की बात करें तो पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हमले की अपेक्षा पुतिन शायद न कर रहे थे। और इन तस्वीरों के साथ एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाखमुत में एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन के बीच ये भीषण जंग जारी है। रूसी सेना सेल्फ प्रोपेल्ड गन से लगातार यूक्रेनी सेना पर हमला कर रही है और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा भी किया गया है। तस्वीरें उन हमलों की तस्दीक करती हुई और कैसे यूक्रेनी सेना के छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना एक एक सैनिक को टारगेट करके कैसे हमला किया जा रहा है और देखिए कैसे पूरा इलाका इन हमलों से थर्रा उठा। जी हां, जंग के इतने महीने गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह जंग अब और ज्यादा विनाशक होने जा रही है। यूक्रेन में तबाही के लिए रूस की रणनीति क्या है? नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है रूस। यूक्रेन को मिले नेटो के हथियार अब बड़े पैमाने पर बर्बाद किए जा रहे हैं। नेटो के हथियारों से रूस में हमला कर रहा है यूक्रेन। ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है और ऐसे में संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि अब नेटो वर्सेस रशिया की डायरेक्ट वॉर भी आने वाले वक्त में देखने को मिले, क्योंकि पर्दे के पीछे का जो पूरा खेल है वो नेटो का है। ये पूरी दुनिया जानती है, रूस भी जानता है। नेटो के हथियारों को अब यही वजह है कि बड़े पैमाने पर तबाह किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो देखिए ऑपरेशन सर्वनाश क्या है, नेटो हथियार किस तरह से बड़े पैमाने पर तबाह किए जा रहे हैं, इसकी एक झलक दिखाती हुई तमाम जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं वो अब एक साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पुतिन ने पहली बात तो ये कि अपनी रणनीति बदली है, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है रशिया ने। वहीं नेटो हथियारों की बड़े पैमाने पर बर्बादी की जा रही है। टारगेट पर कौन है? टारगेट पर यूक्रेनी वेपन डिपो हैं जहां पर नेटो के हथियार बड़ी मात्रा में रखे हुए हैं। टारगेट पर नेटो वेपन क्यों, यह भी जानिए। रूस में घुसकर हमले हो रहे हैं और रूस हर रोज इस तरह के हमलों को झेल रहा है। लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो डायरेक्ट नेटो से मिले हैं यूक्रेन को। यूक्रेन से सीधे रूस पर अटैक किया जा रहा है इन्हीं लंबी दूरी के हथियारों के जरिए। नेटो के हथियारों से यूक्रेन बहुत मजबूत हुआ है, यह साफ तौर पर लगता है इन ताजा हमलों को देखने के बाद। और ब्रिगेडियर थापर अब सीधे क्योंकि नेटो तो एक तरह से इस जंग में शामिल है ही, पर्दे के पीछे से सारी मदद नेटो ही कर रहा है यूक्रेन को, यह हर कोई जानता है। लेकिन जब सीधे टक्कर शुरू हो जाएगी नेटो और रशिया के बीच तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, मैं इमेजिन नहीं करना चाहता क्योंकि अगर सीधे नेटो रशिया का युद्ध हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर 3 है। ऐसी सिचुएशन में फिर कोई किसी कंट्री के ऊपर कोई बैन नहीं रह जाता और रशिया की तरफ से भी उसको सपोर्ट में आ सकते हैं और ये युद्ध बहुत बुरा फैल सकता है, बहुत लार्ज फैल सकता है। तो नेटो नहीं चाहता कि वो कमिट करे अपनी फोर्सेस, तो वो यूक्रेन के थ्रू, जैसे वो है यूक्रेन ठीक है। लेकिन इसी पर रहते हैं राजेश कुमार जी, क्या आपको भी ये लगता है तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है अगर चीजें इसी तरह से टेंशन बढ़ता रहा, इसी तरह से तनाव बढ़ता रहा और डायरेक्ट आने वाले वक्त में नेटो वर्सेस रशिया की जंग हमें देखने को मिली तो उसका दायरा फिर बहुत बड़ा हो सकता है? देखिए, अगर तो नेटो डायरेक्टली आ गया युद्ध में तो डेफिनेटली ये युद्ध फैल जाएगा और इसमें फिर चीन का क्या रुख होगा, बाकी देशों का क्या रुख होगा, किस तरह से किस साइड को सपोर्ट करेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि अभी ये फैलेगा इतना ज़्यादा, लेकिन ज़रूर मैं ये कहूँगा कि रूस के अंदर जो ये अटैक्स हो रहे हैं ये इनके रिजर्व्स को फैलाने की रणनीति है
और रूस का जो जवाब है वो भी काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है। हर बार वो कीव को ही अटैक करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि कीव वाले जैसे ही वो एक अटैक करें तो वो तुरंत बंकर में चले जाएं। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी जो है रशियन की तरफ से ये भी देखने तो आप कह को रहे मिल हैं रही है। कि कीव ने भी एक सर्वाइवल और सिक्योरिटी रेजिम डेवलप कर लिया। जरूर किया है, लेकिन रशिया को अब ये जब इन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी है डिस्पर्सल अटैक्स की, तो इनको भी एक काउंटर स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, और बिल्कुल काउंटर स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जो नाटो कंट्रीज हैं उनकी जमीन का इस्तेमाल फिलहाल रशिया पर हमला करने के लिए गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। एसपी सिंह सर, आप इन तस्वीरों को देखिए और जरा बताइए कि 18 महीने बाद यह कल्पना नहीं की गई होगी कि यह युद्ध शुरू होगा तो 18 महीनों तक चलेगा, लेकिन 18 महीनों के बाद भी जिस तरह का ऑफेंसिव दोनों तरफ से यह युद्ध खेला जा रहा है, उसका परिणाम आपको क्या नजर आ रहा है? अभी भी यूक्रेन थमने को तैयार नहीं है। विपिन, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब ये युद्ध जो है दोनों तरफ से ऑफेंसिव बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखिए शुरू में ऑफेंसिव एक तरफा था और यूक्रेन जो है मोस्टली डिफेंसिव था, अब धीरे धीरे ऑफेंसिव बढ़ता रहा है। इसका कारण यह है कि अब जो नाटो से जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे ड्रोन हों, चाहे अर्लियर पहले टैंक्स थे, वो बढ़ती जा रही है। और जो आपने थोड़ी देर पहले बताया रशिया की जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है कि अब वो उनके वेपन डिपो पर अटैक करना चाहता है, ये बात हमने करीब आज से 5 से 6 महीने पहले डिस्कस करी थी कि रशिया जो है उनकी सप्लाई लाइन जो वेपन्स की है उसको क्यों नहीं इंटरडिक्ट कर रहा। जो पोलैंड के थ्रू आ रहे हैं उनके वेपन्स, वो बड़े आराम से रशिया उसको इंटरडिक्ट कर सकता था, वो नहीं किया गया। आज उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है कि भारी मात्रा में यूक्रेन के पास हथियार पहुंच चुके हैं, वो उसका यूज कर रहा है। बिल्कुल। अब रशिया जाके जागा उसको अटैक कर रहा है, तो ये ऑफेंसिव तो दोनों तरफ से बढ़ेगा और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, इस बीच एक और खबर आ रही है कि यूक्रेन को बेलारूस से रूस घेरने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। बेलारूस में ट्रेन में दिखे इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन पलटवार के बाद रूस की यह रणनीति बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को घेरने, यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। तो जंगी मैदान में इस्कंदर बदला भयंकर, तैयारी तो कम से कम यही दिख रही है। बेलारूस से ये इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती और यूक्रेन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाने की ये कोशिश की जा रही है। रडार पर यूक्रेन के कई सारे शहर होंगे। कितना विनाशक है इस्कंदर मिसाइल, जरा इसको भी देख लीजिए। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, जमीन से हवा में मार करती है ये मिसाइल। ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले रोकने की क्षमता भी है इसमें। बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकने में ये सक्षम है, तो काफी घातक। और बेलारूस चूंकि नजदीक है, यूक्रेन से सीमा लगती है, तो अपने आप में ये एक बड़ा खतरा है ही था। पर सर, लेकिन अहम सवाल ये है, इन सबको अगर हम देख लें, ये जो युद्ध प्रोलॉन्ग हो गया, ये जो लंबा खिंच गया, जिसको शायद माना जा रहा था कि कम समय में ये कंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें टोटली हार किसकी दिखाई दे रही है? एक सुपर पावर 1.5 साल से इंगेज है वॉर में और वो पूरी तरह से जीत भी नहीं पा रहा है, हार भी नहीं पा रहा। देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि यूक्रेन क्यों लड़ रहा है, क्योंकि रशिया इतना स्ट्रांग रेपुटेशन थी कि इतना स्ट्रांग सुपर पावर है, वो हफ्ते में 10 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। आपने सही कहा, रशिया इस युद्ध में चाहे उसका हाथ थोड़ा सा ऊपर हो यूक्रेन के vis-a-vis, लेकिन फिर भी मॉरली वो वर्ल्ड की ओपिनियन में थोड़ा सा डाउन हो गया है कि उसकी सुपर पावर स्टेटस को खतरा आ गया है कि अगर एक यूक्रेन जैसे देश को वो हरा नहीं पाया 1.5 साल में, तो वाकई। और यूक्रेन का ऑन दी अदर साइड, यूक्रेन का ये हाल है कि वो लोगों ने उसको आर्टिफिशियली सस्टेन किया हुआ है हथियार दे दे के आप लड़ते रहो। और यूक्रेन, मुझे लगता है कि अगर रशिया एक अच्छा प्रयास करे, कॉन्सेंट्रेटेड प्रयास करे, तो यूक्रेन को उनको घुटने पे ला सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो आलम यह है कि यूक्रेन रूस की सीमाओं के अंदर घुसकर हमला कर रहा है, नेटो हथियारों के दम पर, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दम पर। इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर नजर रहेगी TV9 भारतवर्ष की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।